भारत में हर 10 में से 8 महिला और हर 10 में से 4 पुरुषों में खून की कमी देखी गई है। इसमें से 85% से ज्यादा केसेस जो होते हैं वो आयरन की कमी के कारण होते हैं, आयरन डिफिशियंसी अनीमिया, जिसे ठीक करने के लिए लोग आयरन के सप्लीमेंट्स खाते हैं। पर सोचने वाली बात यह है कि जब दाल में, अनाज में, भाजी में, फल में, ड्राई फ्रूट्स में, मीट, पोल्ट्री में सब जगह आयरन है, तो फिर हमें एक्चुअली में सप्लीमेंट खा के आयरन बढ़ाने की या खून बढ़ाने की कोई जरूरत है क्या? अगर हम ये समझ लें कि खाने की चीजों में से आयरन को हमारे शरीर में डालने का क्या प्रोसेस होता है, प्रक्रिया होती है, तो हमें आयरन सप्लीमेंट्स लेने की जरूरत नहीं है खून बढ़ाने के लिए। और ये इतना मुश्किल नहीं है, आसान तरीका होता है। तो चलिए इस वीडियो में हम ये समझ लेते हैं कि खाने की चीजों में से आयरन को हमारे शरीर में डालने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, कौन कौन से फूड प्रोडक्ट्स, खाने की चीजें हमें लेनी है, कैसे लेनी है, किस कॉम्बिनेशन में लेनी है, और सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो हमें नहीं करनी है, ताकि ये जो आयरन हम खाने में से ले रहे हैं ये हमारे शरीर में बेटर एब्जॉर्ब हो, ज्यादा मात्रा में आए। जो लास्ट वाली गलती है ये हम में से 90% से ज्यादा लोग करते हैं, इसीलिए हमारे अंदर आयरन डिफिशियंसी या खून की कमी होती है। तो चलिए इस वीडियो को ध्यान से अंत तक बिना स्किप कीजिए देखिएगा, क्योंकि सभी पॉइंट्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और उन सभी पॉइंट्स को अगर आप फॉलो करोगे तभी आप नेचुरल तरीके से अपने शरीर में खून की मात्रा को बढ़ा सकते हो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके YouTube चैनल में जिसका नाम है माय एक्सपर्ट डॉक्टर। मैं आपके साथ हूँ डॉक्टर शालिनी सालुंके, आपकी कंसल्टेंट फिजिशियन। आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया की। अब इसके लक्षणों को अगर आप बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं तो एक छोटी सी रियल लाइफ स्टोरी आपको बताती हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ये मेरी एक पेशेंट की स्टोरी है। नाम हम मान लेते हैं प्रिया, अज्यूम कर लेते हैं। तो 34 साल की प्रिया जो है ये 2 बच्चों की माँ है, एक प्रोफेशनल है, ऑफिस जाती है, रोज काम करती है। काफी महीनों से उसको बहुत सारी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा था। वो पूरे दिन थकी थकी रहती थी, ऐसा लगता था उसके शरीर में से जान ही निकल गई हो। रोज सुबह उठना उसके लिए एक जंग लड़ने के बराबर होता था। लगातार चक्कर आते रहना, हर काम में थकावट महसूस होना, थोड़ा सा भी घर का काम किया तो दम लगना या छाती फूलना, छाती में धड़ धड़ का एहसास होना, सीढ़ियां चढ़ना तो मानो उसके लिए पहाड़ चढ़ने के बराबर हो गया हो। उसकी एनर्जी एकदम लो रहती थी, उसका चेहरा पीला पड़ गया था, पेल हो गया था। जो भी उसको देखता था बोलता था कि अरे तुम तो बीमार लग रही हो। छोटे छोटे कामों में वो हाफ जाया करती थी। ऑफिस में भी उसका हाल बिल्कुल ठीक नहीं था, वो ध्यान से काम नहीं कर पाती थी, लगातार उसको एग्जॉशन होता था, हेडेक होता था, उसकी परफॉर्मेंस ऑफिस में बहुत ही कम हो गई थी, डेडलाइन पे डेडलाइन पीछे पड़ती जा रही थी। इस कारण से बेचारी का ऑफिस का प्रमोशन भी अटक गया। और सबसे बुरी बात तो ये थी कि क्योंकि वो पूरे दिन थका हुआ फील करती थी, उसके पास अपने बच्चों को देने के लिए टाइम नहीं था, अपने परिवार को देने के लिए भी टाइम नहीं था, और इसका उसको बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन और गिल्ट रहता था। एक दिन अचानक ऑफिस में उसे चक्कर आ गया। ऑफिस के लोग उसको लेके हॉस्पिटल गए। हॉस्पिटल में लैब टेस्ट वगैरह हुई जिसमें मालूम चला कि उसको सिवियर खून की कमी है, आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया है। उसका हीमोग्लोबिन सिर्फ 8 रह गया था। डॉक्टर्स ने उसको इमीडिएटली आयरन के इंजेक्शन, सप्लीमेंट्स देने की सलाह दी। उसने लिए और अनफॉर्चुनेटली उसको एलर्जिक रिएक्शन आ गया, तो उसको आयरन के इंजेक्शन लेना बंद करना पड़ा। तो डॉक्टरों ने उसको आयरन की टैबलेट्स पे शिफ्ट किया। उसने कुछ दिन गोलियां खाई। जिस दिन से उसने आयरन की गोलियां खानी शुरू की, उसके पेट में गैस बनना, कब्ज बनना, कॉन्स्टिपेशन होना, उल्टी उल्टी जैसा लगना, खाने पीने में कोई स्वाद ही ना लगना, ये सारी प्रॉब्लम उसको होने लगी। वो थोड़ा भी खाती तो गैस बनने लगती थी। इन सब के चलते 15 दिन बाद थक हार कर उसने आयरन की गोली लेना भी बंद कर दिया। अब ये जो प्रॉब्लम है कि आयरन सप्लीमेंट से तकलीफ होती है, ये सिर्फ प्रिया को ही नहीं होती है, बहुत से लोगों को होती है। डेटा की माने जाए तो केवल 25% लोग ही ऐसे होते हैं जो आयरन के सप्लीमेंट्स को पूरी तरह से ले पाते हैं, कोर्स पूरा कर पाते हैं। 75% लोग इसको बीच में ही छोड़ देते हैं, जिसके कारण आयरन डेफिशिएंसी इतनी कॉमन प्रॉब्लम बन गई है। तो इससे एक बात तो साफ होती है कि आयरन सप्लीमेंट्स जो है ये एक्चुअली में कोई सोल्यूशन नहीं है, ये टेम्पररी करेक्शन है। थोड़े जब तक आप आयरन सप्लीमेंट लोगे कुछ टाइम तक के लिए आपका आयरन बना रहेगा, पर अगर आपने मेन कॉज नहीं सीखा, मतलब आयरन को खाने में से कैसे लेना है वो नहीं सीखा, तो बार बार आपको आयरन डेफिशिएंसी होती रहेगी और बार बार आपको सप्लीमेंट्स की तरफ जाना पड़ेगा। दूसरा, ये सबके लिए पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि अभी हमने देखा कि इससे बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, आयरन के ट्रीटमेंट के साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो मतलब हमको कोशिश करनी चाहिए कि नेचुरल तरीके से आयरन हम अपने बॉडी में कैसे ला पाए,
इस पे हमको फोकस करना चाहिए ताकि हम लंबे समय तक आयरन की डेफिशिएंसी से बचे रह पाए। सॉरी, मैं भटक गई थी, वापस रास्ते पर आती हूँ। तो ऐसे करके प्रिया ने बहुत दिन निकाल दिए, खून की कमी का तो कोई सोल्यूशन हुआ नहीं। फिर 3 महीने पहले वो हमारे पास आई और आकर उसने हमें अपनी पूरी स्टोरी सुनाई और उसने एक बात पहले ही दिन क्लियर कर दी कि उसको आयरन के सप्लीमेंट्स नहीं लेने हैं, उसको नेचुरल तरीके से ही अपना हीमोग्लोबिन बढ़ाना है, इसीलिए वो हमारे पास आई है। तो हम उसके साथ बैठे, हमने उसको सारी चीजें समझाई, एंटी एनीमिया स्ट्रैटेजी के सारे प्रिंसिपल समझाए और उसके बाद हमने उसको बोला कि आप इसको फॉलो करो। उसने पूरी शिद्दत से उस सभी पॉइंट्स को फॉलो किया। 1 महीने में ही उसको बहुत सारे अच्छे नतीजे भी दिखने लगे। 3 महीने बाद उसने अपना हीमोग्लोबिन टेस्ट कराया और उसका हीमोग्लोबिन जो पहले 8 था वो 3 महीने में 12 हो गया, नेचुरल तरीके से बिना किसी सप्लीमेंट को यूज करते हुए। अब आई एम श्योर आप ये सोच रहे होंगे कि वो कौन सी एंटी एनीमिया स्ट्रैटेजी है जिसको फॉलो करके इतने टाइम में उसका इतना हीमोग्लोबिन बढ़ गया। इस स्ट्रैटेजी को मैं आपके साथ भी शेयर करने वाली हूँ। इतनी शिद्दत से उसने फॉलो किया है, आप भी कीजिएगा। 3 प्रिंसिपल हैं उसके, तीनों प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। एक में हम आयरन ज्यादा लेंगे, दूसरे प्रिंसिपल में आयरन को हमारे शरीर में एब्जॉर्ब ज्यादा होने देंगे और तीसरे प्रिंसिपल के थ्रू हम उसको अपने बॉडी में लंबे टाइम तक स्टोर कर पाएंगे। पहले प्रिंसिपल की शुरुआत करते हैं। इसमें हम उन फूड आइटम्स के बारे में जानेंगे जो फूड आइटम्स आयरन से भरे हुए होते हैं। हर एक कैटेगरी में मैंने फूड आइटम्स लिख के रखे हैं। पहले आप कैटेगरीज देख लीजिए, फूड आइटम्स देख लीजिए, फिर उनका क्या करना है ये मैं आपको बताती हूँ। तो भाजियों की कैटेगरी में आता है मशरूम, चुकंदर, गाजर, पत्ते वाली भाजियां जैसे कि पालक और बाकी सारी, ब्रोकली हो गया, फूल गोभी, बैंगन, सोयाबीन, ये सब। फ्रूट्स की या फलों की कैटेगरी में आता है अनार, स्ट्रॉबेरी, आलू बुखारा, सेब और अंजीर। नट्स एंड सीड्स की कैटेगरी में आता है एप्रिकॉट हो गया, खजूर हो गया, किशमिश, अखरोट, पंपकिन सीड्स, चिया सीड्स। नॉनवेज की कैटेगरी में है चिकन ब्रेस्ट, मछली, अंडा, रेड मीट और प्रॉन्स। दाल और अनाज की कैटेगरी में होता है आपका ब्राउन राइस, रागी, ब्लैक बीन्स, छोले और राजमा। हर्ब्स की कैटेगरी में होता है आपका धनिया, पुदीना, पार्सले और मोरिंगा लीव्स। और मिसलेनियस कैटेगरी में आती है आपकी डार्क चॉकलेट और गुड़। तो ये सारी कैटेगरीज हो गई। हर एक कैटेगरी में कौन कौन सा खाना हो गया ये मैंने आपको बता दिया। अब आपकी जो थाली है वो कैसी दिखनी चाहिए, एक आयरन रिच मील पूरी कैसे होनी चाहिए, ये मैं एग्जांपल आपको दे देती हूँ। तो आप सैलेड्स में चुकंदर और गाजर ले लीजिए, फिर आपकी भाजी हो जाएगी बैंगन की या सोयाबीन की भाजी हो गई। उसके बाद आपने राजमा चावल खा लिया या छोले चावल खा लिया। फिर आपने लास्ट में मील के अंत में एक टुकड़ा गुड़ का ले लिया। फिर सुबह के मिड मील स्नैक में या तो आपने आलू बुखारा ले लिया या एप्पल ले लिया। शाम के मिड मील स्नैक में आपने कुछ वॉलनट या रेजिन्स या एप्रिकॉट ले लिया, ड्राई फ्रूट जो है। रात में भी इस तरह से आपने खाना बना लिया अपना और रात के खाने के बाद आपने डार्क चॉकलेट थोड़ी सी खा ली। तो इस तरह अगर आप एक खाने की पूरी थाली देखोगे सुबह से शाम तक की, तो आपने थोड़ी क्वांटिटी में बहुत सारे ऐसे फूड आइटम्स उसमें ऐड किए हैं जिसमें आयरन की मात्रा अच्छी है। तो इससे एक दिन में बहुत ज्यादा मात्रा में आयरन आपकी बॉडी में आ जाएगा। उसके लिए आपको अलग से एफर्ट डालने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अब एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको दे देती हूँ। जो वेजिटेरियन सोर्सेज होते हैं ना आयरन मील्स के, इसमें नॉन हिम टाइप ऑफ आयरन रहता है जो हमारी बॉडी में ना उतना एब्जॉर्ब नहीं होता। दूसरी तरफ हमारे जो नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज ऑफ आयरन है, मतलब आपकी पोल्ट्री हो गया, अंडा हो गया, मछली हो गया, इसमें हीम आयरन होता है जो इजीली आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है। तो अब ये पूरी लिस्ट जो है ना, ये लिखकर अपने किचन में कहीं लगा दीजिए। जब भी आप खाना खाएंगे ये कोशिश कीजिए कि पूरी दिन में से कम 5 या 6 फूड आइटम्स इनमें से आपके खाने में जरूर आने चाहिए ताकि आयरन आपको सफिशिएंट क्वांटिटी में मिल जाए। कॉम्बिनेशन आप अपने पसंद से डिसाइड कर लो। अब वीडियो को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछती हूँ। मुझे एक बात बताइए, ऐसा कौन सा फूड आइटम है जो कंप्लीट फूड माना जाता है बट उसमें आयरन बहुत ही कम मात्रा में होता है? जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स पे डाल दीजिए, देखते हैं कितने लोगों को इसका आंसर आता है। एक हिंट भी दे देती हूँ, ये सबसे कंट्रोवर्शियल फूड आइटम है। अब तो आपको आंसर मालूम चल ही गया होगा। चलिए, जब तक आप लोग आंसर देते हैं कमेंट बॉक्स पे, हम सेकंड प्रिंसिपल की तरफ बढ़ लेते हैं। सेकेंड प्रिंसिपल ये बोलता है कि आपको ऐसे फूड आइटम्स भी अपने खाने में ऐड करने चाहिए जो आयरन के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाते हैं हमारी बॉडी के अंदर में। अगर हम सिर्फ आयरन रिच फूड लेंगे तो वो 20 to 30% ही एब्जॉर्ब होगा, 20-25% ही आयरन जो है वो एब्जॉर्ब होगा हमारी बॉडी में। पर अगर हम इन फूड आइटम्स के साथ में लेते हैं तो उसका एब्जॉर्प्शन 40 to 60% तक बढ़ जाता है। तो इसलिए ये जो सेकेंड प्रिंसिपल के फूड आइटम्स है ये बहुत जरूरी होते हैं। इसमें आती है 3 कैटेगरी। पहला है विटामिन सी रिच फूड, दूसरा है कॉपर रिच फूड और तीसरा है
फोलेट एंड B12 रिच फूड। ये तीनों ही आयरन एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करते हैं। तो चलिए पहले देखते हैं विटामिन सी रिच फूड आइटम्स कौन कौन से होते हैं। भाजियों में देखेंगे तो नींबू, टमाटर, इमली, शिमला मिर्च, कोकम, ये सारी चीजें होती हैं। फलों में देखेंगे तो हो गया आपका संतरा, मौसम्बी, अनानास, बेरीज हो गए। अब दूसरी कैटेगरी है कॉपर रिच फूड की। कौन कौन से खाने में कॉपर अच्छी मात्रा में होता है। ऑयस्टर हो गया, सैल्मन फिश हो गया, टोफू हो गया, शिताके मशरूम है, छोले हैं हमारे, तिल के बीज हैं, डार्क चॉकलेट, स्वीट पोटैटो हो गया, शकरकंदी, काजू है, एवोकाडो है, क्योना है और चिया सीड्स हैं। तीसरी कैटेगरी है वो फूड आइटम्स जिसमें फोलिक एसिड और विटामिन B12 ज्यादा मात्रा में होता है। इसमें आते हैं आपके अंडे, मशरूम, डेयरी प्रोडक्ट्स जितने भी हैं, दूध, दही वगैरह, बादाम हो गया, मीट एंड पोल्ट्री हो गई आपकी, और मछली। तो अगर आप अपना आयरन रिच फूड जो है वो बिना विटामिन सी, बिना कॉपर, बिना विटामिन B12 और फोलेट रिच फूड के लेते हैं तो आपको उतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। इसलिए प्रिंसिपल 1 और प्रिंसिपल 2 को कंबाइन करके आप लेंगे। अब 2-3 छोटे से टिप्स और दे देती हूँ मैं आपको। पहला, तो जो भी खाना आप बना रहे हो उसको अगर आप लोहे की कढ़ाई में बनाओगे तो उसमें से भी आयरन थोड़ा बहुत आपके खाने में आएगा और आपके बॉडी में आ जाएगा। ये सबसे अच्छा और रीजनेबल तरीका होता है अपने बॉडी में आयरन इंप्रूव करने के लिए। अगर आपके घरों में आप टेफ्लॉन और एल्यूमिनियम यूज कर रहे हो तो वो प्लीज यूज करना बंद कर दो। उसकी जगह पे आप कास्ट आयरन यूज करोगे तो आपकी आयरन डेफिशिएंसी, एनीमिया की प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगी और पॉइजनस चीजें आपके खाने में भी नहीं आएंगी। वेल, इससे याद आया कि मैंने ऑलरेडी एक बहुत अच्छा वीडियो बनाया हुआ है कि कैसे एल्यूमिनियम, टेफ्लॉन और इस तरह के जो कुकिंग वेसल्स है वो आपके खाने को पॉइजनस बना रहे हैं और आप में बीमारियां करवा रहे हैं। तो वो वीडियो भी आप जरूर देखिए, आपको बहुत फायदा होगा। सारे टॉक्सिक केमिकल्स वाले जो वेसल्स हैं वो बाहर फेंक दीजिए और हेल्दी कुकिंग वाले कुकिंग वेसल्स घर में लेके आइए, ताकि हमारे फैमिली को जो हम इतने प्यार से खाना बना के खिलाते हैं उसकी जो क्वालिटी है वो और बढ़ जाए। दूसरा, अगर आप में प्रोटीन की डेफिशिएंसी है तो भी आयरन अकेले काम नहीं कर पाएगा आपका हीमोग्लोबिन बढ़ाने में, क्योंकि अगर आप देखोगे तो हीमोग्लोबिन में 2 वर्ड हैं, हीम और ग्लोबिन। हीम जो है वो आयरन कंटेंट होता है और ग्लोबिन प्रोटीन कंटेंट होता है। तो अगर आपने आयरन रिच फूड ले भी लिया पर प्रोटीन रिच फूड नहीं लिया और प्रोटीन डेफिशिएंसी रह गई आपको, तो हीमोग्लोबिन नहीं बन पाएगा। तो आप इस बात का भी ध्यान रखिए कि आपकी डेली डाइट में आयरन तो हो ही हो, प्रोटीन भी अच्छा हो। तो प्रोटीन से याद आया दोस्तों, आपका प्रोटीन सप्लीमेंट पे क्या विचार है? क्या हर इंसान के लिए प्रोटीन सप्लीमेंट लेना जरूरी है? क्या हर वो इंसान जो जिम जाता है उसको प्रोटीन सप्लीमेंट लेना चाहिए? क्या प्रोटीन सप्लीमेंट पूरी तरह सेफ होते हैं, उनका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता? और तो और प्रोटीन सप्लीमेंट्स हमारी दुनिया में 20-30 साल पहले से ही आए हैं। तो उसके पहले लोग प्रोटीन की कमी के लिए क्या करते थे? आखिर सच क्या है प्रोटीन सप्लीमेंट का? क्या ये सिर्फ एक मार्केटिंग गिमिक है? वेल, ये सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में तो आते ही होंगे, मेरे दिमाग में भी थे। इसीलिए इस टॉपिक पर मैंने एक वीडियो बना दिया है। तो वो वीडियो भी मैं बहुत जल्द डालने वाली हूँ। अगर आपको इस टॉपिक में इंटरेस्ट है, आप जानना चाहते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन भी दबा दो, क्योंकि वो जब वीडियो रिलीज होगा तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और आपसे वो वीडियो मिस नहीं होगा। चलिए वापस अपने तीसरे प्रिंसिपल की तरफ आते हैं। तीसरे प्रिंसिपल में हम ये देखेंगे कि कौन सी 4 गलतियां हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए ताकि हमारे शरीर में जो आयरन हम खाने से डाल रहे हैं वो बराबर एब्जॉर्ब और स्टोर होता रहे। पहली गलती, आपको खाना खाने के तुरंत बाद चाय या कॉफी और कैफीनेटेड प्रोडक्ट का यूज नहीं करना चाहिए। मेरी पहचान में कुछ ऐसे लोग हैं जो खाना खाने के तुरंत बाद चाय कॉफी जिनके लिए एकदम जरूरी होती है, मानो उनका खाना पचेगा ही नहीं अगर वो चाय कॉफी नहीं पिएंगे तो। वेल, ये सबसे गलत प्रैक्टिस होती है, क्योंकि चाय और कॉफी में 2 तरह के कंपाउंड्स होते हैं, पॉलीफिनॉल्स और टैनिन्स। ये दोनों ही हमारी बॉडी में आयरन एब्जॉर्प्शन को ब्लॉक कर देते हैं। इसलिए अगर आप आयरन रिच मील ले रहे हो और उसके तुरंत बाद आपने चाय कॉफी ले ली तो कितना भी अच्छा खाना खा लो, आपकी बॉडी में आयरन एब्जॉर्ब होगा ही नहीं। स्पेशली अगर आप वेजिटेरियन हो और आप नॉन हीम टाइप ऑफ आयरन आपकी बॉडी में ले रहे हो। अमेरिकन सोसाइटी ऑफ न्यूट्रिशन ने एक स्टडी कंडक्ट की थी जिसके हिसाब से अगर आप खाना खाने के तुरंत बाद चाय लेते हो तो आयरन एब्जॉर्प्शन आपकी बॉडी में 60% से भी ज्यादा कम हो जाता है। तो इसीलिए बेस्ट ये होगा कि अगर आपको चाय पीनी ही है तो आप खाना खाने के 2 घंटे बाद चाय पियो, एटलीस्ट आयरन का एब्जॉर्प्शन ब्लॉक नहीं होगा। दूसरी बड़ी गलती, आप अपनी गट हेल्थ का ध्यान ही नहीं रख रहे हो। जिन लोगों की गट हेल्थ अच्छी नहीं होती, जिनका खाना बराबर पचता नहीं है या जिनको आईबीडी या आईबीएस तरह की पेट संबंधी तकलीफें बनी रहती हैं, अगर आप प्रोबायोटिक टाइम पे नहीं लेते हो और आपकी पेट में हमेशा ही समस्या रहती है, ऐसे लोगों के गट में से आयरन एब्जॉर्ब होता ही नहीं है क्योंकि उनकी गट हेल्दी नहीं है। इसीलिए डाइजेशन संबंधी कोई भी तकलीफ अगर आपको है
तो आपको पहले वो ठीक करनी चाहिए, उसके बाद आयरन रिच फूड लेना चाहिए। तीसरी बड़ी गलती, आप मीठा बहुत ज्यादा खाते हो और मीठे पेय पदार्थ बहुत ज्यादा पीते हो या बेवरेजेस बहुत ज्यादा पीते हो। तो स्टडीज में ये सामने आया है कि ये जो मीठा रहता है ये आयरन को डिस्प्लेस कर देता है और अपने बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होने देता, जिसके कारण आयरन डेफिशिएंसी प्रमोट होती है। तो दिन में थोड़ा बहुत मीठा खाना ठीक है, पर बहुत ज्यादा शुगरी प्रोडक्ट भी आपको कंज्यूम नहीं करना चाहिए। तो अगर आप मीठे के चटोरे हो तो ध्यान दो कि उससे डायबिटीज, मोटापा तो होगा ही होगा, आयरन डेफिशिएंसी, अनीमिया भी हो जाएगा। अब चौथी बड़ी गलती जो मैं आपको बता रही थी, जो ऑलमोस्ट 90% से ज्यादा लोग करते हैं, क्या है वो गलती? बहुत ज्यादा कैल्शियम रिच प्रोडक्ट अगर आप अपने डाइट में इंक्लूड करते हो, स्पेसिफिकली आयरन मील्स के साथ कंबाइन करते हो, तो आयरन एब्जॉर्प्शन हैम्पर हो जाता है, कम हो जाता है। क्योंकि ये जो कैल्शियम रहता है ये आयरन के साथ लड़ाई करता है और आयरन को हरा देता है और बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होने नहीं देता है। तो अब अगर आप समझ गए हो तो आपके लिए क्वेश्चन है, तो पालक पनीर पर कमेंट कीजिए और हमें बताइए कि क्या आयरन डेफिशिएंसी के पेशेंट्स को पालक पनीर लेना चाहिए या नहीं। बेहतर यही होगा कि आप कैल्शियम रिच फूड और आयरन रिच फूड के बीच में 2 से 3 घंटे का गैप रखें। इवन अगर आप सप्लीमेंट्स भी ले रहे हैं कैल्शियम के और आयरन के, तो उनके बीच में भी 2 से 3 घंटे का गैप रखें। आई एम श्योर आपको ये चारों पॉइंट्स उनके शॉक लगा होगा, राइट? अगर आप इनमें से कोई भी एक गलती कर रहे हो और आज आपको मालूम चल गया कि आपको वो गलती नहीं करनी है, तो इस वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ उसको शेयर भी कर दीजिए, ताकि उनकी भी आंखें खुल जाएं और वो ये गलती कभी ना करें और उनको आयरन डेफिशिएंसी, अनीमिया ना हो। तो आई एम श्योर ये तीनों प्रिंसिपल आप समझ गए हैं। इनमें से अगर कुछ भी आपको डाउट है तो आप प्लीज मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए, मैं आपको डेफिनेटली आंसर दूंगी। अगर कोई हेल्थ टॉपिक्स है जो आपको तकलीफ दे रहा है, आप चाहते हैं कि उस पर भी आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिले, तो आप कमेंट बॉक्स पे लिख के भेज दीजिए, मैं डेफिनेटली उस पर भी एक वीडियो बनाऊंगी ताकि आपकी प्रॉब्लम्स का भी सोल्यूशन मिल जाए आपको। तो आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह के कुछ अलग इंटरेस्टिंग हेल्दी कंटेंट के साथ मैं फिर से आपके सामने आऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार।